नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक की यूपी स्पेशल कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और इसमें 2025 तक जो भी पिछले एग्ज़ाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो परीक्षा आपकी 1 फरवरी को होनी है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की, उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा लेखपाल की परीक्षा होनी है, यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की होनी है। सभी में यूपी स्पेशल का महत्व बढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करेंगे। पहले की वीडियो में 2 चैप्टर कवर किया गया है। आज की वीडियो में सबसे पहला जो चैप्टर है जलवायु एवं मृदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? सबसे ज़्यादा अधिक संवेदनशील कौन सा क्षेत्र है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। उसका कारण यह है कि अनियमित वर्षा वहाँ पर होती है, मिट्टी का कटाव बहुत होता है, जल संकट बहुत ज़्यादा है और तापमान में वृद्धि। उत्तर प्रदेश की जलवायु है तो बताना है किस प्रकार की है उत्तर प्रदेश की जलवायु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ट्रॉपिकल मानसून। इसका डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर बात करें तो प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकार में विभक्त किया था। कौन कौन सा? पहला था आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थानथ्वेट के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड मिट्टी डैश में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिण पठार में पाई जाती है। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिण प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ पे और मृदा जो होती है लाल मृदा, फरवा, पड़वा, माड़, राकर या फिर राकड़, भोंटा आदि हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला दिया गया, इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है। तीसरा है, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो यही वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों में ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकड़ और पतली राकड़ में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें जो है उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में कावर, मार और पडुआ है। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताना है आपको। ऊपरी गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में पहला दिया गया, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो ये दोनों बातें सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत 1 और 2। ऊपरी गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो ये टोटल 15 जोन में वर्गीकृत है। यहाँ उप महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें, कपास की खेती की जाती है। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी, बांगर, खादर। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएँ, जहाँ पे बाढ़ का पानी रेगुलर नहीं पहुँच पाता। बहुत पहले पहुँचा था लेकिन
करंट में नहीं पहुंचा है। और खादर या नवीन जलोढ़, जहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ का पानी पहुंचता है, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट स्थित है, ये कर्क रेखा के निकट स्थित है। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण इसका कर्क रेखा के समीप होना भी है। कर्क रेखा कहाँ पे है? 23.5 डिग्री उत्तर में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना है। पहला तो यह है, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में विभक्त है। ये गलत है। 9 जलवायु क्षेत्र है, ना कि आर्थिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये गलत दिया गया है। वहाँ पे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, जिनमें 28 जिले आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा जिले कितने आते हैं। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले आते हैं। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें 30 जिले आते हैं, सबसे ज़्यादा जिले। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 10 जिले आते हैं। और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। सबसे कम जिले बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं और सबसे ज़्यादा पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड में काली कपास की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो काली मिट्टी और दूसरी लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार, इसे माड़ भी बोलते हैं। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता जो है बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। दूसरी है लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और परुआ के 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इसमें उपजाऊपन उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में जो है ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। सहारनपुर से कुशीनगर तक इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में ककरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पड़वा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर, एटा, यहाँ पे नहीं, आगे ऑप्शन देखते हैं, मिर्ज़ापुर, झांसी। तो बुंदेलखंड में आता है मिर्ज़ापुर, झांसी, तो यहीं पे पाई जाती है। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। तो फेरस की अधिकता होती है, इसीलिए इसका रंग जो है लाल दिखाई पड़ता है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये आगरा एवं अलीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ही होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा जो है गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये भी देख लेते हैं। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मैदान हो गया, मध्य पश्चिमी मैदान हो गया, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान हो गया, मध्य मैदान हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्वी मैदान हो गया, पूर्वी मैदान हो गया और विंध्य क्षेत्र हो गया। ये टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है?
यहाँ जौनपुर दिया गया है, बहराइच दिया गया है, बलरामपुर, गोंडा दिया गया है। तो ये जौनपुर में पाई जाती है, जिसमें पोटास की कमी होती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो इन जगह पे पोटास की कमी होती है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। टोटल 16 क्वेश्चन ही थे इसमें। अब अगला कौन सा चैप्टर है? प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में से संबंधित है? कछुआ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इस बार भी हाई कोर्ट ड्राइवर में पूछा गया था। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टोगरा, टेगरा और मांगुर जैसी मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। नेक्स्ट है, कछुआ वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरा, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तीसरा दिया है, कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो ये सभी करेक्ट हैं, देख सकते हैं। तो कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था। तो 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2025 वाले में ये 54 वाली पोस्ट में ये पूछा गया था, जो जनवरी में परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो सरयू नदी है गोंडा में। सरजू है ये, सरयू तो जो घाघरा जाके अयोध्या में जाती है उसका नाम सरयू हो जाता है। जो गोंडा में है ये सरजू नदी है, ये अलग नदी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, सरजू नदी है। ये भी 2025 में पूछा गया है UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट में। तो सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, जो चंदौली जिले में स्थित है। यह ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकार आदि यहाँ पे स्थित है। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1972 में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो ये किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह टाइगर, तेंदुआ, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर एवं पक्षियों का घर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया।
तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। 1 जून 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सबसे छोटा तो हो जाएगा एटा में स्थित है पटना वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे पटवा लिखा गया है लेकिन पटना होता है। तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल मात्र 108 हेक्टेयर है। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है सुसु या सूस भी कहा जाता है यहाँ की गाँव में। तो गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है। इसे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। इसे सुसु या सूस भी कहा जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका हिस्सा है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क का, जो कि लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, बार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो इनमें से क्या पाया जाता है? पलास। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलास, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्तप्राय गंगा की सुसु यानी डॉल्फिन की रक्षा के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल है। ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये अब एग्जैक्ट देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण जो है 6.24% तथा वृक्षावरण जो है 3.72% है। अतः उपयुक्त विकल्पों में कोई सही नहीं है। ध्यातव्य है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में जो है वृद्धि हुई है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं सोनभद्र हो गया, उसके बाद खीरी है, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है ये सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो ये इटावा। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित किया गया है। यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़ा सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है कि इटावा लायन सफारी की पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो किसके लिए? एक सींग के वाला गैंडा। ऑप्शन डी यहाँ पे तेंदुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा जो है ये हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। किशनपुर जो है लखीमपुर में है। कतरनिया घाट जो है ये बहराइच में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है सांडी वन्यजीव हरदोई में स्थित है। बखीरा जो है ये संत कबीरनगर में है। बखीरा संत कबीरनगर जिले में स्थित है। ओखला गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र में स्थित है।
नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये उन्नाव जिले में सबसे पहला यही था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। यह अभ्यारण्य 224.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील सारस क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यह झील भारत के आगरा में स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था। वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील को और आसपास के क्षेत्र को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। यह अभ्यारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे तालाब भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ये 1997 में स्थापित किया गया था। यहाँ बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये भरतपुर, रायगंज, चितरंगगुड़ी, तो नवाबगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है, उन्नाव में। इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य 2015 में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य है जो निम्न है: दुधवा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा अमनगढ़ बिजनौर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे, जो वर्तमान में बढ़कर 58 हो गए हैं। और यूपी में चौथा आ गया है रानीपुर चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग्म बेमेल है? कौन सा गलत है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी सही है। वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी क्या चंदौली अब हो गया है, चंदौली में। कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में नहीं है, ये संत कबीरनगर में है, संत कबीरनगर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर सही है। रानीपुर अभ्यारण्य प्रयागराज और चित्रकूट देख सकते हैं। उपरोक्त विकल्प में कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में स्थित न होकर बहराइच में, कतरनिया घाट जो है ये बहराइच में है, कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया। संत कबीरनगर में बखीरा है, बखीरा पक्षी विहार। तो कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में स्थित न होकर बहराइच में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और सन 1987 में इसे बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। तो देख सकते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है। तो जब ये बना था तो चंदौली बनारस के अंतर्गत ही आता था, वाराणसी के अंतर्गत, लेकिन अब ये चंदौली में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर अभ्यारण्य जो है ये चित्रकूट में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये उन्नाव जिले में स्थित है। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य यही था। देख सकते हैं नवाबगंज जो है उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर रायबरेली, समन पक्षी मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गोंडा में है। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है बलिया जिले में स्थित है सुरहाताल। साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 2012-13 में शुरू की गई थी। जूनियर असिस्टेंट में आया था 2023 में ये। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई। इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना था। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो इसकी दलदल हिरण। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सांभर, चीता, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं।
वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और जैतपुर फूले नगर यानी कि अमरोहा जिलों में भी है। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर विकल्प डी माना था। पहले तो बाघ माना था, लेकिन बाद में दलदली हिरण यानी कि भारतसिंह माना, जो कि राजकीय पशु भी है यूपी का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? इनमें से कतरनिया घाट, बहराइच। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा की बात हो रही तो ये चंदौली में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह अभ्यारण्य जो है ये 78 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सबसे पुराना अभ्यारण्य यही है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये महोबा में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये दुधवा, सॉरी अमनगढ़ की बात हो रही थी, ये कार्बेट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल लगभग 578 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2012 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर, ये गलत हो जाएगा, ये लखीमपुर खीरी में है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है, तो यही वाला सही हो जाएगा। किशनपुर देख सकते हैं, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये जनपद लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1977 में जो है ये बनाया गया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर स्थित है, कतरनिया घाट स्थित है, सुरहाताल स्थित है, कालेसर स्थित नहीं है। सुरहाताल जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के आधार पर किया जाना। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा नहीं है? तो तीसरा चौथा नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यानी सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 6.84%। 2004 का क्वेश्चन है, 2023 के हिसाब से देख लेते हैं। तो 2023 के हिसाब से कुल वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96% है। तो कितना है? 9.96%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में है। ओखला जो है ये गाजियाबाद में है। समसपुर, रायबरेली, पार्वती अर्गा जो है ये गोंडा में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार मेनली गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव जनपद में है, ये भी मिलान करना है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है इसमें से? असम दिया गया है, उड़ीसा दिया है, कर्नाटक दिया गया है। तो बांदीपुर तो ये कर्नाटक में है। राजा जी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। असम में मानस है, उड़ीसा में सिमलीपाल। मानस जो है असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में, यही सुमेलित नहीं है, ये बिहार में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये बिहार में है, देख सकते हैं। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर बिहार में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले के अनुसार सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती हैं। सुरहाताल कहाँ पे है? ये बलिया में है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अन्य देख लेते हैं। तो समसपुर जो हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। बेतांथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में हो गया। घाट प्रभा जो हो गया कर्नाटक में हो गया। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम जो है 1974 में 25 नवंबर को स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 में। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास और तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का दिया गया है, जिम कॉर्बेट, पन्ना, अमनगढ़। तो अमनगढ़ है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिसका घोषणा 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत के 53वें वन बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था। ये दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, सॉरी चौथा चैप्टर। आज 2 चैप्टर हम लोगों ने किया। तीसरा है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो ये सरयू नदी है। घाघरा का नाम ही सरयू हो जाता है। सरयू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या शहर से होकर प्रभावित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है
तथा छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मामचा चुंगो हिमनद से हुआ है। मापचा चुंगो। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियाँ सही सुमेलित नहीं है? सुल्तानपुर में गोमती है, सही है। गोरखपुर में राप्ती है, भी सही है। कानपुर में गंगा है, भी सही है। मथुरा में बेतवा नहीं है, यहाँ पे यमुना है। देखते हैं, मथुरा में जो है ये यमुना है, जबकि उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में स्थित है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सबको पता होगा, गंगा नदी के किनारे। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी का। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता के लगभग 50% योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? गंगा बहती है, यमुना बहती है, रामगंगा बहती है। झेलम तो ये नहीं बहती है, उधर जम्मू कश्मीर पंजाब। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बेतस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, जहाँ से गोमती निकलती है। फुलहर झील, जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधव टांडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से हुआ है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटलासल व बड़कल झील। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सतरेंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील। गुजरात की बात करें तो कनकरिया झील, थोल झील, सूरसागर झील। सुरहाताल क्या है? सुरहाताल एक चाप झील है। चाप झील क्या होता है देख लेते हैं। सुरहाताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है। तो गोखुर को ही चाप झील कहते हैं, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहाताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंगा और वरुणा नदी। वरुणा नदी जो है वाराणसी में बहती है। वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर सही है, कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास नदी में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा मिल जाती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रामगंगा नदी जो है कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी जो है प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे? अलीगढ़ में, शेखा झील। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो गलत है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये सही है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। तो सूर सरोवर रामसर स्थल जो है ये आगरा जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, कीठम झील के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 91 स्थल रामसर आध्वर्य के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या में सबसे आगे जो है तमिलनाडु है 20 स्थल के साथ प्रथम, एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है।
गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर से। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोटल 28 जिले से होकर बहती है। 2000 नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर स्थित है, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य है, सरसई नावर झील है, सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर आगरा 2020 में, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली 2019, सरसई नावर झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? तो इसमें थोड़ा डाउट है। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे सालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये हो गई। अगली सोन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। अगला है हिंडन नदी। तो सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। शारदा नदी की बात करें तो इसको ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सौज झील मैनपुरी हो जाएगा, शेखा झील अलीगढ़ हो जाएगा, बखीरा झील संत कबीरनगर, सरसई झील जो है ये आगरा में नहीं है। सरसई नावर झील की बात हो रही है तो ये इटावा में है। सौज झील मैनपुरी हो गया, शेखा झील अलीगढ़ हो गया, बखीरा झील संत कबीरनगर हो गया, सरसई झील इटावा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, सरयू, अयोध्या, कोसी, गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर है, ना कि कोसी नदी के तट पर। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इस चंदौली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवदरी और राजदरी ये दोनों जलप्रपात चंदौली में स्थित है। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। इनमें से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती नगर, जौनपुर सई नदी नहीं, गोमती नदी के तट पर है, ये गलत हो जाएगा, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, उत्तरी। तो सबसे ज़्यादा पूर्वी प्रभावित है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी क्षेत्र प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? ये मंदाकिनी नदी के तट पे। जौनपुर गोमती नदी के, मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती अर्गा, सूर सरोवर, सुरहाताल, ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर 2005। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? सरसई नावर झील जो है ये इटावा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली,
पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सूर सरोवर कीथम झील आगरा 2020 में, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र जो है संत कबीरनगर में। ये टोटल हैं 10। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।